तभी उन लड़कों ने उन्हें प्रोवोक करना शुरू कर दिया और एक बार और अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। उन्हें लग रहा था कि जिसकी गाड़ी को उन्होंने टक्कर मारी है वो उनसे डर गए हैं, इसलिए अब उनकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वाकई में ये कुत्ते बिना मानेंगे नहीं, कहते हुए वेदांत ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे ले जाकर उनका रास्ता रोक दिया। उनकी गाड़ी झटके से रुकी। अब वो लड़के भी गुस्से में आ गए। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ही गाड़ी से बाहर निकलकर एक साथ खड़े हो गए और वो लड़के भी उनके सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी जिप्सी से हॉकी निकाल ली थी। अब आगे। उसमें से एक लड़का बोला, सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो ऐसे रास्ता रोक कर खड़े हो? है तो तेरे बाप की भी नहीं सालों, जो इतना उछल रहे हो। रणवीर ने कहकर अपने हाथ में पकड़ी बोतल से एक घूंट भरा। रणवीर की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और अपनी हॉकी से उस पर जैसे ही वार करने लगा, रणवीर ने अपने एक हाथ से उसकी हॉकी को पकड़ लिया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से शराब पीने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। फिर अपनी नशीली आंखों से उस लड़के को देखा और उस लड़के को देख उसके चेहरे पर एक खतरनाक वाली हंसी आ गई। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, रणवीर ने एक ही वार में वो खाली बोतल उस लड़के के सिर पर फोड़ दी। इसी के साथ उस लड़के के सिर से एक खून की धार बहकर उसके चेहरे पर बहने लगी। उसने हॉकी को छोड़ अपने सिर को पकड़ लिया। जब उसके साथ के लड़कों ने ये सब देखा तो एक साथ उन तीनों पर हमला कर दिया। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों भले ही नशे में थे, लेकिन फिर भी वो तीनों उन सभी लड़कों पर भारी पड़ रहे थे। तीनों की ही फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी। वो उनके वार को रोक भी रहे थे और साथ ही उन सभी की अच्छे से धुलाई भी कर रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लड़के सड़क पर ही अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वेदांत गाड़ी की बोनट पर, रुद्र ड्राइविंग सीट पर और रणवीर गाड़ी से पीठ टिकाए हुए खड़ा था और तीनों ही सिगरेट के कश लगा रहे थे, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। रुद्र ने अपनी सिगरेट खत्म कर फोन में टाइम देखा। इस वक्त रात के 12:30 बजे हुए थे। उसने दोनों से कहा, अरे घर चलो, 12:30 बज चुके हैं। रणवीर ने कहा, हाँ, बहुत देर हो गई है, चलो तुम दोनों बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। वेदांत ने कहा, तू रहने दे, तूने हम दोनों से ज्यादा चढ़ा रखी है। फिर उसे पकड़कर फ्रंट सीट पर बैठा दिया और रुद्र को पीछे बैठने के लिए कहा और खुद गाड़ी ड्राइव कर वहां से ले गया। घर पहुंचते पहुंचते रात का 1 बज गया। इस वक्त घर के सभी लोग सो चुके थे। तीनों ही अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रणवीर ने रूम का डोर ओपन किया तो उसे माही बेड पर नजर नहीं आई। उसने नशे में माही को पुकारा, जान, कहाँ हो? पर उसे कोई आवाज नहीं आई तो उसने वॉशरूम में भी चेक किया पर वहां भी माही नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकोनी के खुले डोर पर गई। उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां आकर उसने देखा माही सोफे पर बैठे हुए ही सो रही थी। चांद की रोशनी में माही का खूबसूरत चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। उसके कुछ बालों की लट उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूनम के चांद को बादल ढकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। इस वक्त उसने आसमानी रंग का सिंपल सा प्लाजो सूट पहना हुआ था। रणवीर धीरे धीरे उसके पास आया और फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ गया। अब माही का चेहरा उसके सामने था। रणवीर अपनी नशीली आंखों से उसे निहार रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में माही के लिए एक चाहत नजर आ रही थी। उसने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। रणवीर की उंगलियों की छुअन से माही नींद में ही कसमसाने लगी। उसे ऐसे करते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। अब उसकी उंगलियां माही के गालों को सहलाती हुई उसके गले तक पहुंच गई। माही का दुपट्टा उसके गले से हट गया था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज भी साफ नजर आ रही थी। रणवीर की नजरें तो माही की खूबसूरत कॉलर बोन पर जैसे ठहर सी गई। रणवीर धीरे धीरे माही के ऊपर झुकने लगा और उसने अपने होंठ माही की कॉलर बोन पर रख उसे किस करने लगा। इस बीच माही की नींद खुल गई। माही ने उठने की कोशिश की, रणवीर आपा। इससे पहले कि माही आगे कुछ और पूछती, रणवीर ने उसके होंठ रख अपनी उंगली रखते हुए कहा, SHHH. कुछ मत कहो।
रणवीर ने एक बार फिर उसे किस करते हुए ही उसे सोफे पर पूरी तरह से लिटा दिया। अब वो किस के साथ साथ कॉलर बोन को सक भी कर रहा था, जिस वजह से माही के दिल की धड़कनें बढ़ गईं, जिसे रणवीर भी सुन पा रहा था। उसने अपना चेहरा उठाकर माही की तरफ देखा। माही का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। वहीं रणवीर की नशीली आंखें माही को बेचैन कर रही थी। शर्म की वजह से माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर माही की बंद आंखों पर किस किया। फिर उसके ऊपर से उठकर माही को अपनी गोद में उठा लिया और रूम के अंदर ले गया। माही ने रणवीर की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी। रणवीर ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसे देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माही का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिस वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर ने माही को बैठाया और उसकी कुर्ती को जैसे ही उतारने लगा, माही ने जल्दी से रणवीर के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपना सिर हिलाकर ना का इशारा किया। पर रणवीर पर तो आज नशे की खुमारी थी। जब वो पूरे होशोवास में अपनी मनमानी करता है तो नशे में भला वो कहाँ माही की सुनने वाला था। माही के मना करने पर रणवीर ने गुस्से से माही को घूरा, तो माही ने भी डरकर रणवीर का हाथ छोड़ दिया। अब उसे रणवीर से बहुत डर लग रहा था। रणवीर ने माही की कुर्ती को उतार कर नीचे फेंक दिया। माही ने नजरें झुकाते हुए अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। रणवीर ने वापस माही को लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस कर दिया। माही अपने हाथों को रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। माही के ऐसा करने से रणवीर की पकड़ उसके हाथों पर और कस गई, जिस कारण माही के हाथों में पहनी हुई चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई। दर्द की वजह से माही की आंखों से आंसू बहने लगे। आह रणवीर, प्लीज आप रुक जाइए। पर रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा, डोंट स्टॉप मी, आई नीड यू राइट नाउ। कहने के साथ ही रणवीर जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही के ऐसा करने से रणवीर का गुस्सा अब बढ़ने लगा। उसने माही के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर से ऊपर कर दिया। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। माही अब डर से कांपने लगी। नहीं, मुझे छोड़िए, आपने ड्रिंक की हुई है रणवीर, आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। कहते हुए माही रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। माही के स्ट्रगल करने की वजह से रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने कसकर माही के गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट मूव। मेरे गुस्से को बढ़ाने का काम मत करो, क्योंकि गुस्से में मैं तुम्हारे साथ वो ना कर जाऊं जिसे तुम बर्दाश्त न कर पाओ। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक कांप गई थी। उसने स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया था। वो सहमी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से रणवीर का बिहेवियर माही के साथ काफी अच्छा रहा था, जिस वजह से अब माही भी रणवीर से ज्यादा डरती नहीं थी। पर आज रणवीर को फिर ऐसे देखकर माही को बहुत डर लग रहा था। माही अब डर से कांपने लगी और रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। माही के स्ट्रगल करने की वजह से रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने कसकर माही के गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट मूव। मेरे गुस्से को बढ़ाने का काम मत करो, क्योंकि गुस्से में मैं तुम्हारे साथ वो ना कर जाऊं जिसे तुम बर्दाश्त न कर पाओ। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक कांप गई थी। उसने स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कुछ दिनों से रणवीर का बिहेवियर माही के साथ काफी अच्छा रहा था, जिस वजह से अब माही भी रणवीर से ज्यादा डरती नहीं थी। पर आज रणवीर को फिर ऐसे देखकर माही को बहुत डर लग रहा था। अब आगे रणवीर ने माही के कांपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। पर माही को इस किस से दर्द होने लगा, क्योंकि रणवीर किस के साथ माही के होठों को बाइट भी कर रहा था। रणवीर अपना सारा गुस्सा इस किस के जरिए माही पर निकाल रहा था। माही के आंखों के किनारों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। पर रणवीर पर तो जैसे आज एक जुनून सा हावी हो गया था। उसने अपने एक हाथ से माही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ माही की पूरी बॉडी को सहला रहा था।
काफी लंबी डीप किस के बाद ही रणवीर ने उसके होंठों को छोड़ा। बाइट करने की वजह से माही के हाथों पर कट लग गया था, जिससे हल्का ब्लड भी आने लगा। माही का रोना भी बढ़ गया था। रणवीर अब उसकी नेक को किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे वो किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान रणवीर माही के साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। इस वजह से माही का रोना भी बढ़ गया। एक तो उसके लिए ये सब नया था और दूसरा रणवीर का ऐसा वाइल्ड बिहेवियर जिसे माही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो डर की वजह से अब जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही रणवीर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। रणवीर, प्लीज मत करो ऐसा, माही ने रोते हुए कहा। ज्यादा रोने की वजह से माही सांस नहीं ले पा रही थी, उसका दम घुटने लगा। रणवीर प्लीज। वो रणवीर का ऐसा वाइल्ड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पैनिक होने लगी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। कुछ देर बाद रणवीर को महसूस हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसने माही के चेहरे की तरफ देखा जो ज्यादा रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। माही बेहोश हो चुकी थी। माही को ऐसे देख रणवीर का सारा नशा एकदम से ही गायब हो गया। आज पहली बार उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसने माही के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। हे वेक अप, प्लीज ओपन योर आइज। माही आई वॉन्ट डू एनीथिंग, प्लीज वेक अप। उसने जल्दी से टेबल पर रखे हुए पानी की कुछ छींटे माही के चेहरे पर मारी। चेहरे पर पानी की छींटे पड़ने से माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने सामने रणवीर को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर डर से फैल गई और वो जल्दी से उठकर बैठ गई। नहीं मेरे पास मत आओ प्लीज मुझसे दूर रहो, माही डरी हुई आवाज में बोली और ब्लैंकेट को खींचकर अपने सीने से लगाती हुई सहमी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। माही की आंखों में इतना डर देखकर रणवीर को एहसास हुआ कि उसने अभी उसके साथ क्या किया। उसने माही के गालों को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को अपने से इतना डरता देख रणवीर के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। जब माही को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा, तो उसे रणवीर रूम में कहीं नजर नहीं आया। उसने जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई कुर्ती को उठाकर पहन लिया और दोबारा बेड पर आकर ब्लैंकेट से खुद को गले तक कवर कर लिया। उसके चेहरे पर अभी भी डर बना हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। वो रोते हुए ही धीरे से बोली, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपके पास आना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। माही को उसके बाबा ने हमेशा नाजों से पाला था और महेश जी की फैमिली में भी उसे हमेशा प्यार ही मिला। आज तक उसके घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था। इसलिए रणवीर का गुस्सा कभी कभी उसे बहुत डरा देता था, लेकिन आज रणवीर के बिहेवियर से वो अंदर तक सहम गई थी। उसकी एज अभी इतनी नहीं थी कि वो इन सब बातों को हैंडल कर पाए। ऐसे ही रोते रोते उसकी आंख लग गई। वहीं वॉशरूम में रणवीर शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपने आप को शांत कर रहा था। रणवीर ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल ली। उसकी आंखों में इस वक्त एक अनजानी सी एक गहराई नजर आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ सामने की वॉल पर टिकाए हुए थे। रणवीर अपने आप से ही बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ मैं अपने गुस्से को? क्यों? कहने के साथ ही उसने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथों में जख्म हो गया और अब उसके हाथों से खून बहकर फर्श पर टपक रहा था। पर रणवीर के चेहरे पर दर्द की एक भी शिकन नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद रणवीर वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने एक नज़र माही को देखा जो सो चुकी थी। वो उसके करीब आकर एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। माही के नाजुक से गालों पर रणवीर की उंगलियां के निशान छप चुके थे, जो कसकर गालों को पकड़ने की वजह से छप गए थे। उसके होंठों से निकला खून अब सूख चुका था। माही के चेहरे पर अभी भी डर के भाव बने हुए थे। माही को ऐसे देख रणवीर को अपने सीने में एक दर्द का एहसास हुआ। उसका मन हुआ कि वो माही को अपने सीने से लगा लें,
लेकिन उसके सामने माही का वो सहमा हुआ चेहरा नजर आने लगा। वो वहां से बलकोनी की तरफ बढ़ गया और वहीं सोफे पर जाकर लेट गया। ऐसे ही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह की धूप आंखों पर पड़ने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने एक बार अपने आसपास देखा तो उसे ध्यान आया कि वो रात को बालकोनी में ही सो गया था। वो रूम में आया तो उसे माही कहीं नजर नहीं आई। उसने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नीचे डाइनिंग हॉल में सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं। रणवीर भी रेडी होकर नीचे आ गया। उसकी नजरें अभी सिर्फ माही को ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आई। समीरा आकर रणवीर के बगल में बैठती हुई बोली, गुड मॉर्निंग रणवीर। कल मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, लेकिन तुम आए ही नहीं, समीरा ने कहा। पर रणवीर का ध्यान तो उसकी बातों की तरफ था ही नहीं, इसलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब समीरा ने देखा कि रणवीर का ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं है तो उसने एक बार फिर उसे पुकारा, रणवीर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। रणवीर ने उसकी आवाज सुनकर कहा, हाँ। कहो, क्या कह रही थी तुम? वो आज क्या कहीं घूमने चले? जब से मैं एब्रॉड से आई हूं हम कहीं बाहर नहीं गए, समीरा ने कहा। रणवीर ने नाश्ता करते हुए कहा, मुझे आज जरूरी काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। रणवीर का जवाब सुन समीरा का चेहरा उतर गया। घूमना तो सिर्फ बहाना था, उसे तो रणवीर के साथ टाइम स्पेंड करना था। तभी माही हाथ में बाउल पकड़े हुए किचन से बाहर आ रही थी। माही को देख रणवीर के हाथ नाश्ता करते हुए रुक गए। माही ने इस वक्त फुल नेक और फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिससे रणवीर के दिए बाइट के निशान छिप गए थे। माही ने अपने बालों को लूज बांधा हुआ था, जिस वजह से कुछ बालों की लट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा और बाउल को टेबल पर रख रणवीर के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। माही अब सिर झुकाए हुए ही अपना नाश्ता कर रही थी। वहीं रणवीर भी खाते हुए माही को ही देखे जा रहा था। रणवीर को ऐसे माही को देखते देख समीरा की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई। अनीता जी ने माही का उतरा हुआ चेहरा देखा तो प्यार से पूछा, माही बेटा क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? माही ने अनीता जी की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे बाबा के पास जाना है, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। जब अनीता जी ने माही को ऐसे देखा तो उठकर उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। इस वक्त सभी नाश्ता करके जा चुके थे। हॉल में सिर्फ रणवीर, अनीता जी और माही ही बैठे हुए थे। अनीता जी के ऐसे प्यार से पूछने के कारण माही अब अपने आंसू रोक नहीं सकी और उन्हें पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगी। और रोते हुए ही बोली, माँ, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बाबा के पास ही रहूंगी। माही की बात सुनकर कि वो उससे दूर जाने की बात कर रही है, रणवीर को फिर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी सख्ती से कहा, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? रणवीर का ऐसा बिहेव देख अनीता जी ने हैरानी से रणवीर को देखा। वो समझ गई थी कि रणवीर ने ही कुछ ऐसा किया है जिस वजह से माही यहाँ से जाने की बात कर रही है। उन्होंने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर, ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बीवी से? माही की नज़र जब रणवीर की नज़रों से मिली तो उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली, जिससे रणवीर को और गुस्सा आने लगा। उसने माही को घूरते हुए कहा, तुम्हें अपने बाबा से मिलना है ना, तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही वापस आना होगा। माही ने अनीता जी से कहा, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी। ठीक है, तुम कुछ दिन अपने बाबा के पास जाकर रह लेना। अब रोना बंद करो और रूम में जाकर अपनी पैकिंग करो, अनीता जी ने उसके सिर पर हाथ फिरते हुए कहा। अनीता जी की बात सुनकर माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र रणवीर को देख अपने रूम की तरफ बढ़ गई।
अनीता जी ने गुस्से से रणवीर को देखा और अपने रूम में चली गईं। अनीता जी के जाते ही रणवीर ने भी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वो जैसे ही अपने रूम के सामने पहुंचा तो डोर अंदर से बंद था। उसने डोर की नॉब को घुमाते हुए कहा, ओपन द डोर माही। जब माही ने रणवीर की आवाज सुनी तो वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। कहीं इन्होंने फिर से नहीं। नहीं। जब काफी देर तक माही ने डोर ओपन नहीं किया तो रणवीर ने सर्वेंट से रूम की दूसरी चाबी मंगवा ली और डोर ओपन कर अंदर चला गया। रणवीर को अंदर आता देख माही की आंखें डर से फैल गईं और वो उसे सहमी हुई नजरों से देखते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगी। रणवीर ने पहले डोर लॉक किया और फिर माही को गुस्से से घूरते हुए उसके करीब जाने लगा। अनीता जी की बात सुनकर माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र रणवीर को देख अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अनीता जी ने गुस्से से रणवीर को देखा और अपने रूम में चली गईं। अनीता जी के जाते ही रणवीर ने भी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वो जैसे ही अपने रूम के सामने पहुंचा तो डोर अंदर से बंद था। उसने डोर की नॉब को घुमाते हुए कहा, ओपन द डोर माही। जब माही ने रणवीर की आवाज सुनी तो वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने अपने दुपट्टे के कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। जब काफी देर तक माही ने डोर ओपन नहीं किया तो रणवीर ने सर्वेंट से रूम की दूसरी चाबी मंगवा ली और डोर ओपन कर अंदर चला गया। रणवीर को अंदर आता देख माही की आंखें डर से फैल गईं और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगी। रणवीर ने डोर लॉक किया और माही को गुस्से से घूरते हुए उसके करीब जाने लगा। अब आगे। माही सहमी हुई नजरों से रणवीर की आंखों में देख रही थी। रणवीर को ऐसे गुस्से में देख माही को कल रात की बातें याद आने लगी। माही ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। माही के पास अब पीछे जाने की जगह नहीं बची थी और रणवीर भी अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था। माही ने उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे घर जाना है। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। माही रोते हुए बच्चों की तरह जिद कर रही थी। माही को ऐसे रोते और खुद से डरते हुए देख रणवीर का दिल पिघल गया। अभी जो उसका चेहरा गुस्से से सख्त था अब उस पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गए थे। उसने माही को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, प्लीज काम डाउन। मैं जानता हूं कि कल मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी। रणवीर के सीने से लग माही रोते हुए ही बोली, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। तुम्हें पता है मुझे कल कितना डर लग रहा था और तुमने मुझे बाइट भी किया। मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहते हुए माही सुबकने लगी। रणवीर उसे ऐसे ही सीने से लगाए उसकी सारी शिकायतों को सुन रहा था। उसने माही को अपनी गोद में उठाया और बेड पर बैठा दिया। फिर उसके कुर्ते को जैसे ही उतारने लगा माही ने जल्दी से अपने कुर्ते को पकड़ लिया और कहा, तुम फिर से मेरे साथ वहीं सब करोगे ना? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी चोट पर दवा लगाने वाला हूं। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, माही को उसका हाथ हटाते हुए कहा। रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो माही ने अपना सिर झुका लिया। रणवीर ने उसके कुर्ती को उतार दिया। माही के कोमल शरीर पर हर जगह बाइट के निशान थे जो अब नीले पड़ गए थे। माही के हाथ पर भी घाव थे जो चूड़ियां टूटने की वजह से बने थे। उसे देख रणवीर को अब अपने किए पर अफसोस होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हाउ कैन आई डू दिस विद माही? मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया खुद को? डॉट। उसने उस निशान को जैसे ही छुआ माही दर्द से करा उठी। आह, दर्द हो रहा है, कहने के साथ ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रणवीर ने साइड टेबल से ऑइंटमेंट निकाली और उसके जख्म पर अप्लाई की और उसने वापस कुर्ती पहना दी। वो जैसे ही उठकर जाने लगा माही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं बाबा के पास जाऊं? मैं बहुत दिनों से उनसे नहीं मिली। मुझे उनकी याद आ रही है। कहते हुए माही नम आंखों से उसे देखने लगी।
रणवीर ने पहले अपने हाथ को देखा, फिर माही को डोट, फिर उसके पास बैठकर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही वापस आना होगा। क्योंकि अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। मैं तुम्हें अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, इसलिए आगे से कभी भी मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने सपने में भी नहीं लाना। कहते हुए रणवीर की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था, जिसे माही ने भी महसूस किया था। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर कहा, सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाने दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। माही के रिक्वेस्ट करने का तरीका ही ऐसा था कि रणवीर मना नहीं कर पाया। रणवीर ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। रणवीर की बात सुनकर तो माही खुशी से उछल ही पड़ी और रणवीर के गले लगकर बोली, थैंक यू। माही के ऐसा करने से रणवीर के हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। तभी माही को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो जैसे ही हटने लगी, रणवीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके नेक पर किस करते हुए कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ। कहकर उसने माही को छोड़ दिया। ठीक है, मैं माँ को बताकर आती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। कहकर वो डोर की तरफ भागी, लेकिन आधे रास्ते पर रुककर रणवीर की तरफ पलटी और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं 2 दिन यहाँ नहीं रहूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस समीरा और निहारिका को भाव दोगे, और समीरा को रूम में मत आने देना। वैसे भी वो हर वक्त तुम्हें घूरती रहती है। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, ओके जान, मैं ध्यान रखूंगा। रणवीर की बात सुनकर माही जल्दी से रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, खुद मुझे अपने करीब आने नहीं देती और किसी और को मेरे करीब आने भी नहीं देना चाहती। करीब 2 घंटे बाद रणवीर ने माही को महेश जी के घर ड्रॉप कर दिया और वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर के 2 बजे। आज संडे होने की वजह से प्रिया घर पर ही आराम कर रही थी। दोपहर का लंच करने के बाद वो सीधा बेड पर पसर गई थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा और रिंग करते करते बेचारा बंद भी हो गया। लेकिन मजाल है जो प्रिया की नींद खुली हो। लेकिन फोन करने वाला भी कम जिद्दी नहीं था। वो फोन किए ही जा रहा था। लगातार बज रही फोन की रिंग से प्रिया नींद में ही कसम सा कर बोली, कौन है ये, चैन से सोने भी नहीं देता। कहते हुए उसने अपनी अधखुली आंखों से फोन की स्क्रीन को देखा और अननोन नंबर देख रिसीव कर कान पर लगा लिया और ऐसे ही आंखें बंद किए लेटे लेटे ही बोली, अरे यार, चैन से जीने भी दिया करो। कौन सी तुम्हारे घर में आग लग गई कि फोन पर फोन बजाए जा रहे हों। दूसरी तरफ वेदांत था, जो प्रिया की आवाज सुनकर समझ गया कि वो अभी सो रही थी। उसने कहा, चुपचाप बेड से उठो और अगले 10 मिनट में रेडी होकर घर के बाहर आओ। वेदांत की आवाज सुनकर प्रिया झटके से उठ बैठी और एक नज़र अपने फोन को देखा। फिर दोबारा फोन को कान पर लगाकर कहा, तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला। वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, मैं तो तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल लूं, फिर फोन का नंबर क्या चीज है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, मैं नहीं आ रही हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मैं अंदर आ रहा हूं, वेदांत ने कहा। क्या? प्रिया ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर ही तो खड़ी है और मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी मम्मी से भी मिल लूं। अरे मम्मी ही क्यों, पूरे घरवालों से और तुम्हारे पड़ोसियों से भी। फिर सामने देखते हुए, अरे एक अंकल तो सामने से आ भी रहे हैं, रुको मैं उनसे मिल लूं और बता भी दूं कि मैं तुम्हारा अभी ताजा ताजा बॉयफ्रेंड बना हूं। प्रिया एकदम चीख कर बोली, नहीं, मैं अभी आ रही हूं नीचे, किसी से कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। कहकर उसने जल्दी से फोन रखा और वॉशरूम में घुस गई। पूरे 9 मिनट 45 सेकंड बाद वो वेदांत की गाड़ी के पास खड़ी हांफते हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। वेदांत ने गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, अब चलो भी बैठो अंदर, तुम मुझे अंदर बैठे बैठे भी घूर सकती हो। प्रिया गाड़ी में बैठ गई और जोर की आवाज के साथ गाड़ी का डोर बंद कर दिया और मुंह फुलाकर सामने देखने लगी।
वेदांत ने एक बार उसका गुस्से से लाल चेहरा देखा और गाड़ी को स्पीड से बढ़ा ले गया। गाड़ी में काफी देर से शांति थी जिसे प्रिया की आवाज ने तोड़ा। अब बताओ भी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अगर उस दिन की तरह फिर किसी सुनसान जगह ले गए और मेरे साथ कोई बदतमीजी की ना तो समझ लेना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। वेदांत ने स्टाइल से अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, हाय तुम्हारी ये जानलेवा बातें, यही तो मुझे बार बार तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर करती हैं। प्रिया ने सामने देखते हुए कहा, एकदम बकवास एक्टिंग है तुम्हारी। फिर मन ही मन सोचते हुए, कुछ सोच प्रिया, इससे पीछा छुड़ाने का कोई तो तरीका सोच। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। प्रिया ने वेदांत को देखा और कहा, देखो तुम्हें जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे अभी कुछ देर में किसी से मिलने भी तो जाना है। वेदांत ने ड्राइविंग करते हुए ही पूछा, किससे मिलना है तुम्हें? अपने बॉयफ्रेंड से, प्रिया ने कहा। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने झटके से अपनी गाड़ी रोक दी और प्रिया की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? और वो कब बना? वेदांत के ऐसे घूरकर देखने से प्रिया घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे अभी कच्चा खा जाएगा। वेदांत ने उसके करीब जाकर कहा, अभी के अभी उसे फोन करो और उससे ब्रेकअप कर लो। वेदांत के करीब आने से प्रिया पीछे झुकते हुए बोली, क्यों करूं ब्रेकअप? आखिर मेरे बचपन का प्यार है, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं हमने। कहते हुए प्रिया ने वेदांत को और करीब आने से रोकने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया और उसे पीछे धक्का देने लगी। पर वेदांत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसके और करीब जाते हुए बोला, अच्छा तुमने ही कहा था ना कि मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस चुरा ली, मतलब ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम्हारे बीच एक किस तक नहीं हुई? हाँ, वेदांत ने अपनी एक आईब्राउज चढ़ाते हुए उसे देखा। अब प्रिया को लग रहा था कि वो अपने ही झूठ में फंस गई है। फिर भी उसने हिम्मत करके वेदांत को धक्का दिया और कहा, वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है, तुमने तो मुझे जबरदस्ती किस किया था। वेदांत अपनी सीट पर ठीक से बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर उसके कश लेने लगा। फिर अपने अंगूठे से अपने फोरहेड को रब करने लगा और वापस प्रिया की तरफ देखकर कहा, आज शाम 7 बजे होटल हयात, रूम नंबर 109, अपने उस सो कॉल बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच जाना। प्रिया ने उसे अजीब नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, अब कहाँ से लाऊं बॉयफ्रेंड? फंस गई प्रिया। प्रिया को अपनी सोच में गुम देख वेदांत ने उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? प्रिया वापस अपने होश में आकर बोली, मैं क्यों आऊं वहां? क्योंकि मैंने कहा है, मैं मिलना चाहता हूं तुम्हारे बीएफ से कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। फिर उसके चेहरे के करीब आकर कहा, अगर तुम नहीं आई तो मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। प्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, किसी काम की नहीं है तू प्रिया, फंस गई ना अपने ही जाल में। वेदांत ने वापस गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। वेदांत ने मन ही मन सोचा, मैं भी तो देखूं कौन है वो जो मेरे हाथों मरना चाहता है। सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। कुछ देर में उसने प्रिया को उसके घर ड्रॉप किया और वहां से चला गया। प्रिया को अपनी सोच में गुम देख वेदांत ने उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? प्रिया वापस अपने होश में आकर बोली, मैं क्यों आऊं वहां? क्योंकि मैंने कहा है, मैं मिलना चाहता हूं तुम्हारे बीएफ से कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। फिर उसके चेहरे के करीब आकर कहा, अगर तुम नहीं आई तो मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। प्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, किसी काम की नहीं है तू प्रिया, फंस गई ना अपने ही जाल में। वेदांत ने वापस गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। वेदांत ने मन ही मन सोचा, मैं भी तो देखूं कौन है वो जो मेरे हाथों मरना चाहता है। सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। कुछ देर में उसने प्रिया को उसके घर ड्रॉप किया और वहां से चला गया। अब तक शाम का वक्त प्रिया अपने रूम में नाखून चबाते हुए इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नज़र उसके रूम की दीवार घड़ी पर गई, जिसे देख प्रिया ने अपने सिर पर हाथ रख कर कहा, हे भगवान, 5 बज गए, अभी तक मेरे लिए बॉयफ्रेंड का इंतजाम नहीं हुआ। कुछ सोच प्रिया।
कुछ सोच डॉट नहीं तो उस साइको से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने खुश होते हुए अपने आप से कहा, अरे यार, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक वही तो है जो मेरी मदद कर सकता है। पर कहीं वो नमूना डर के मारे सच ना बोल दे। चल कोई नहीं, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। फिर उसने जल्दी से अपने फोन में एक नंबर डायल किया। एक दो रिंग के बाद दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। प्रिया ने एकदम से कहा, भावेश, कैसे हो तुम? सामने से उस लड़के ने, जिसका नाम भावेश था, चहकते हुए कहा, प्रिया, तुमने मुझे कॉल किया? मतलब तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? उसकी बात सुनकर प्रिया ने अजीब सा मुंह बनाया। इसके अंदर का मजनू जब देखो तभी जग जाता है। पर फिलहाल इसी गधे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, भावेश, मैं भी सोच रही हूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। आखिर कहाँ मिलेगा मुझे तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला। ये सुनकर भावेश कुमार तो आसमान में उड़ने लगा। सच में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हाँ, तुम्हारे प्यार को देखकर मेरा दिल पिघल गया भावेश। पर प्रिया ने कहते कहते प्रिया रुक गई। पर क्या बोलो ना, भावेश ने पूछा। पर वो क्या है ना डॉट की मेरे पीछे एक साइको हाथ पैर धोके, बल्कि कहो पूरा नहा धोकर पड़ गया है। अब जब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता तब तक हमारी प्रेम कहानी कैसे शुरू होंगी? भावेश, प्रिया ने भावेश का नाम बड़े प्यार से लेते हुए कहा, जिसे सुनकर भावेश के अंदर का हीरो जाग गया, जो किसी भी हालत में अपनी हीरोइन को विलेन से बचाना चाहता है। उसने बड़े जोश के साथ कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे ऐसा सीधा करूंगा कि वो तुम्हें आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। भावेश को अपने जाल में फंसता हुआ देख प्रिया खुश होते हुए बोली, फिर ठीक है डॉट, तुम शाम 7 बजे तक होटल हयात रूम नंबर 109 में पहुंच जाना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी डॉट, टाइम से पहुंच जाना। ओके, कहकर प्रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और खुश होते हुए खुद से बोली, चलो डॉट, पीएफ का बंदोबस्त तो हो गया। अब मेरा उस साइको से पीछा छूट जाएगा डॉट। यस, कहकर वो बेड पर लुढ़क गई। महेश जी का घर। माही अपने रूम की विंडो से बाहर देख रही थी। उसे बाहर काफी सारे आदमी ब्लैक कपड़ों में पहरा देते हुए दिखे। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने लोग उसके घर के बाहर पहरा क्यों दे रहे हैं, और रणवीर को इतनी सिक्योरिटी रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी। रणवीर ने महेश जी को पहले ही बता दिया था कि कपूर इंडस्ट्रीज के काफी ज्यादा बिजनेस राइवल्स है, इसलिए उनकी फैमिली की सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है। और माही 2 दिन के लिए यहाँ है तो उनके बॉडीगार्ड भी उनके घर पहरा देंगे, ताकि उनके बिजनेस राइवल्स को कोई मौका ना मिले माही को नुकसान पहुंचाने का। महेश जी भी जानते थे कि बिजनेस वर्ल्ड में जो जितने ऊंचे मुकाम पर होता है उसके दुश्मनों की तादाद भी ज्यादा होती है। इसीलिए उन्होंने भी रणवीर की बात पर भरोसा कर लिया। रणवीर असल बात उन्हें नहीं बता सकता था कि माही के ऊपर इस वक्त क्या खतरा मंडरा रहा है। शाम के 7 बजे होटल हयात रूम नंबर 109। प्रिया रूम के डोर के बाहर भावेश के साथ खड़ी उसे अच्छे से समझा रही थी, देख, उसके सामने डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे डराना है और ऐसे दिखाना है कि तुम मुझे बचपन से चाहते हो और मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए जान भी दे सकते हो, समझे? और अगर कोई गड़बड़ की ना तो देख लेना, मैं मार मारकर तेरी हड्डियों का कचूमर बना दूंगी। लास्ट की बात प्रिया ने उसे धमकाते हुए कही थी। भावेश ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ डॉट, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, अब मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। फिर प्रिया उसे खींचते हुए अंदर ले गई। सामने वेदांत सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखे बड़े एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। प्रिया ने भावेश को सामने किया और उसके सामने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, यह है मेरे बचपन का प्यार, भावेश कुमार। वेदांत ने भावेश कुमार को ऊपर से नीचे तक देखा।
एक पतला दुबला सा लड़का जिसके आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा हुआ था। उसके शरीर पर कपड़े तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने हैंगर पर टांग दिए हो। उसे देखकर ही लग रहा था कि इसमें एक थप्पड़ खाने की जान नहीं है। वेदांत के ऐसे घूरने से भावेश की तो हालत खराब हो रही थी। फिर भी उसने अपना चश्मा आंखों पर सही करते हुए अपना हाथ उससे हैंड शेक करने के लिए आगे बढ़ा दिया। वेदांत ने उसे घूरते हुए उससे हाथ मिलाया। वेदांत ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि बेचारा भावेश ऊपर से नीचे तक हिल गया। उसे तो लग रहा था कि उसका हाथ का कीमा ही बन जाएगा। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वेदांत जैसे आज उसका हाथ तोड़ ही देने वाला था। वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, भावेश कुमार, आओ बैठो ना। भावेश ने मरी हुई आवाज में कहा, मिस्टर राठौड़, आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तभी तो बैठूंगा न सोफे पर। फिर भावेश की हालत देख उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। भावेश अपना हाथ मसलते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गया। प्रिया बेचारों वाली शक्ल बनाकर भावेश को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं इस साइको से बचने के चक्कर में बेचारा भावेश शहीद ना हो जाए। वहीं भावेश ने मन ही मन में बोला, ये प्रिया कहीं मुझे बलि का बकरा बनाकर हलाल तो नहीं करवा देगी। कहाँ ये हट्टा कट्टा आदमी, और कहाँ मैं, नाजुक कली। ये तो मुझे चींटी की तरह मसल कर रख देगा। दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे और उनके फेस पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन आ रहे थे, जिसे वेदांत गौर से देख रहा था। वेदांत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ तो भावेश कुमार, कब से जानते हो तुम प्रिया को? डोट। भावेश ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मैं प्रिया को बचपन से जानता हूँ, जब मैं 2 साल का था और प्रिया 5 साल की थी। भावेश की बात सुनकर प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो भावेश भी प्रिया की एक्सप्रेशन देख समझ गया और तभी उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। फिर अपनी बात सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है हम साथ खेलते खेलते बड़े हुए हैं और फिर हमारे बीच प्यार हो गया और अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं प्रिया के लिए जान भी दे सकता हूँ। भावेश के अंदर अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी थी, इसलिए उसने रटा रटाया उत्तर दिया जो प्रिया ने उसे रटवाया था, और जो प्रिया ने नहीं रटवाया था वो भी बोला। प्रिया मन ही मन अपना माथा पीट रही थी, ये अलग ही नमूने को ले आई मैं। किसने कहा था इतना ओवर बोलने के लिए? ये क्या बॉयफ्रेंड बनेगा रे? वेदांत को भावेश के एक्सप्रेशन देख मन ही मन हंसी आ रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर अपने चेहरे को सख्त बनाए हुए ही बोला, हम्म, मतलब तुमने पैदा होते ही नैन मटक्का करना शुरू कर दिया था? गुड। और तुम प्रिया के लिए जान भी दे सकते हो? वेरी गुड। फिर सोफे से खड़े होकर उसने अपनी गन निकाली और भावेश के फेस के आगे पॉइंट करते हुए कहा, तो ठीक है फिर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भावेश तो गन देखकर सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। वहीं प्रिया ने वेदांत पर चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? गन नीचे करो, बेचारा खौफ से ही मर जाएगा। वेदांत ने भावेश को घूरते हुए कहा, क्यों? तुम्हारा आशिक तुम्हारे लिए अपनी जान देने जा रहा है। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार करने वाला? चल बेटा, अब प्यार में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जा। भावेश लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, वो मैं कुछ नहीं लगता प्रिया का, मुझे मत मारो। ये ही मुझे लेकर आई थी, मुझे जाने दो। भावेश को ऐसे गिड़गिड़ाते देख वेदांत ने उसे गन से ही बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा, चल निकल। भावेश गिरते पड़ते रूम के डोर की तरफ जाने लगा। प्रिया भी डोर की तरफ भागी तो वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया अपना हाथ छुड़ाते हुए भावेश पर चिल्लाते हुए बोली, भावेश, कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़कर। कुत्ते डॉट कमीने, चुपचाप वापस आ वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। भावेश डोर ओपन कर प्रिया की तरफ पलटा और हकलाते हुए कहा, मुझे मरने का शौक नहीं है प्रिया, मैं जा रहा हूं। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर, कहकर वो रूम से बाहर भाग गया। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते, तू मेरा तो क्या किसी का बीएफ बनने के लायक नहीं है। तुझे तो मैं कल कॉलेज में देख लूंगी।
तेरी हड्डियां ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी प्रिया माहेश्वरी नहीं। आह, प्रिया गुस्से से चिल्लाई। वेदांत को प्रिया का रिएक्शन देख जोर से हंसी आ गई। हा। फिर वो सोफे पर बैठकर हंसते हुए बोला, तुम भी ना एक नंबर की नौटंकी हो और किसे तुम अपना बीएफ बनाकर ले आई जिसमें एक हाथ की जान नहीं है। वो बनेगा तुम्हारा बीएफ। मैं तो उसकी शक्ल देखकर ही सारी कहानी समझ गया था। प्रिया मुंह फुलाए वेदांत को घूर रही थी और मन ही मन भावेश को भर भर कर गालियां दे रही थी। फिर उसे याद आया कि इस वक्त वो वेदांत के साथ एक होटल के रूम में अकेली है, तो वो डोर की तरफ भागते हुए बोली, अब मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने रूम का डोर ओपन करना चाहा तो डोर ओपन ही नहीं हुआ। प्रिया ने वेदांत की तरफ देखा जो एक रिमोट को उसके सामने लहराते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। प्रिया ने कहा, डोर को खोलो, मुझे जाना है। वेदांत खड़ा होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्रिया को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि वो वेदांत के साथ रूम में अकेली थी। उसने मन ही मन सोचा, अब ये शैतान ऐसे मेरी तरफ क्यों आ रहा है। जल्दी से भागने का सोच प्रिया। इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर इसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। प्रिया तो अपने ही सोचने गुम थी, तब तक वेदांत उसके बहुत करीब आ गया था। प्रिया के फेस एक्सप्रेशन देख वो समझ गया था कि ये जंगली बिल्ली क्या सोच रही है। अब वेदांत का चेहरा प्रिया के चेहरे के एकदम करीब था। प्रिया अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी। वेदांत की नज़र प्रिया की आंखों से होती हुई उसके गुलाबी मुलायम होंठों पर ठहर गई। वेदांत को अपने होंठों की तरफ ऐसे इंटेंस नज़रों से घूरते देख प्रिया समझ गई कि अब वो क्या करने की सोच रहा है। इससे पहले कि वेदांत उसके होंठों को छू पाता, प्रिया ने कसकर उसके पैरों पर अपना पैर मारा और उसे धक्का देकर दूर गई। वेदांत को अपने पैरों में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने पैर को पकड़ते हुए प्रिया को घूर कर देखा। प्रिया ने उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, सोचना भी मत कि मैं हर बार तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दूंगी। मेरे पास आने की सोचना भी मत, वरना। वेदांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वरना क्या। हाँ। वेदांत को दोबारा अपने पास आते देख प्रिया जल्दी से बेड पर चढ़ गई और वहीं से चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। तुम जंगली कहीं के हाथ पैर मुंह धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। वेदांत भी कहाँ रुकने वाला था। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो प्रिया भी जल्दी से दूसरी तरफ से उतरकर दूसरी तरफ चली गई। अब तो उनके बीच जैसे पकड़म पकड़ाई का कंपटीशन होने लगा। पर आखिरकार वेदांत प्रिया से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने प्रिया को कमर से पकड़ उठा लिया। अब प्रिया हवा में ही अपने हाथ पैर चलाती हुई चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मम्मी बचाओ। वेदांत ने उसे जाकर सीधा बेड पर पटक दिया। इससे पहले कि प्रिया बेड से उठकर भागती, वेदांत उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिए। वेदांत को दोबारा अपने पास आते देख प्रिया जल्दी से बेड पर चढ़ गई और वहीं से चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। तुम जंगली कहीं के हाथ पैर मुंह धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। वेदांत भी कहाँ रुकने वाला था। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो प्रिया भी जल्दी से दूसरी तरफ से उतरकर दूसरी तरफ चली गई। अब तो उनके बीच जैसे पकड़म पकड़ाई का कंपटीशन होने लगा। पर आखिरकार वेदांत प्रिया से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने प्रिया को कमर से पकड़ उठा लिया। अब प्रिया हवा में ही अपने हाथ पैर चलती हुई चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मम्मी बचाओ। वेदांत ने उसे जाकर सीधा बेड पर पटक दिया। इससे पहले कि प्रिया बेड से उठकर भागती, वेदांत उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिए। अब आगे। प्रिया वेदांत की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर वेदांत की पकड़ काफी मजबूत थी। वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। जब काफी देर तक वो स्ट्रगल करके वो थक गई तो गुस्से से वेदांत को घूरने लगी। वेदांत एक शरारती हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। जब प्रिया ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया तो वेदांत ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी जंगली बिल्ली को काबू करना मुझे अच्छे से आता है। और फिर उसके कान के पास झुकते हुए, बट आई लव वाइल्ड कैट,
कहने के साथ ही उसने प्रिया के ईयर लॉब को हल्के से बाइट कर लिया। प्रिया ने फिर उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, दूर हटो। एक बार मेरे हाथ छोड़ दो, फिर बताती हूँ कि ये जंगली बिल्ली पंजाबी मारती है। वो आगे भी कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांत ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। प्रिया की बाकी की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसकी किस काफी पैशनेट थी। उसने प्रिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। प्रिया ने छूटने के लिए जैसे ही अपने घुटने से मारना चाहा, वेदांत ने उसके पैरों को अपने पैरों से जकड़ लिया। अब प्रिया बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अब उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी, जिसे वेदांत ने भी महसूस किया। उसने प्रिया के होठों को छोड़ने से पहले बाइट कर दिया, जिस वजह से प्रिया के मुंह से हल्की सी आह निकली। प्रिया का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसकी सांस भी फूल रही थी। वेदांत तो जैसे आज बहकने के पूरे मूड में था। उसने प्रिया की नेक को किस करना शुरू कर दिया। वेदांत की गर्म सांसें प्रिया अपनी नेक पर महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। कहीं न कहीं प्रिया अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से वेदांत को रोक नहीं पा रही थी। वेदांत उसकी नेक पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था। अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया के मखमली जिस्म ने उसके अंदर की आग को जैसे भड़का दिया था। वो बेतहाशा उसके जिस्म को चूमे जा रहा था, साथ ही साथ वो उसे बाइट भी कर रहा था। तभी उसके कानों में प्रिया के सिसकने की आवाज आई। उसने अपना सिर उठाकर प्रिया के चेहरे को देखा। प्रिया ने आंखें बंद कर रखी थी। उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसके आंसू आंखों के किनारों से बह रहे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था, जिसे देख वेदांत को अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने उसके गालों पर हाथ रखा और प्यार से कहा, हे, डोंट क्राई, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। प्रिया ने अपनी आंखें खोल वेदांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी था। वेदांत ने उसके बालों को ठीक किया और उससे पूछा, रो क्यों रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, किसी लड़की के साथ पहले जबरदस्ती करते हो और फिर पूछते हो कि रो क्यों रही हो। कहते हुए प्रिया ने मुंह बनाया। उसकी बात सुनकर वेदांत एक शरारती स्माइल के उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिरते हुए कहा, तो तुम मुझे अपने पास आने से रोका मत करो। वेदांत की बात सुनकर प्रिया ने एक जोर का धक्का उसे दिया। धक्के की वजह से वेदांत बेड पर ही उसके बगल में गिर गया। प्रिया जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे क्या तुमने कोई ऐसी वैसी लड़की समझ के रखा है। अब तक वेदांत भी बेड से खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे देख रहा था। प्रिया ने उसकी कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रिया माहेश्वरी की लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है, और वही इंसान पहला भी होगा और आखिरी भी, जिसे मैं अपने करीब आने दूंगी, और वो इंसान तुम तो कभी नहीं होंगे। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। प्रिया वेदांत के इस मूव से एकदम घबरा गई और अपनी आंखें बड़ी कर वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द सिर्फ मैं रहूंगा, जिसका तुम्हारे इस जिस्म पर और तुम्हारी रूह पर पूरा अधिकार रहेगा। और अगर तुमने किसी और के करीब जाने की या किसी और ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो दोनों ही सूरत में वो अपनी जान से जाएगा। फिर प्रिया की नेक को किस करते हुए कहा, दिस बॉडी ऑफ योर्स इज नाउ ओनली माइन, इट इज फॉर मी। फिर उसकी आंखों में देखकर इस बात को कभी भूलना मत, क्योंकि अभी तक तुमने वेदांत राठौड़ को अच्छे से जाना नहीं है। दैट्स वाई इट वुड बी बेटर फॉर यू नॉट टू ट्राई टू नो अगेंस्ट माई वर्ड्स। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। प्रिया की डर के मारे बोलती ही बंद हो गई। वैसे प्रिया कभी भी डरपोक टाइप की लड़की नहीं रही। अपने स्कूल कॉलेज में तो उसने कई लड़कों को धो डाला था, लेकिन पहली बार वो वेदांत से डर रही थी। उसने मन ही मन कहा, मर गई प्रिया, अब ये साइको तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जरूर तुझे उन सभी लड़कों की बद्दुआ लग गई है जिसे तूने पटक पटक कर पीटा है। अब समझ नहीं आ रहा इसे कैसे हैंडल करूं।
फिर रुआंसी होकर कहा, मुझे देर हो रही है। ज्यादा देर हो गई तो मम्मी से डांट पड़ेगी। तो मैं घर जाऊं, कहते हुए उसने पप्पी फेस बनाया। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए सोचा, इस लड़की के दिमाग में कुछ तो खुराफत चल रही है। उसने प्रिया के होंठों पर एक लाइट किस किया और उससे दूर होते हुए कहा, जाकर अपना हुलिया ठीक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है। प्रिया ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो बाहर आई। वेदांत को सोफे पे बैठ अपना फोन चला रहा था। उसने एक नज़र प्रिया को देखा और खड़े होकर उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल गया। चलते हुए प्रिया मन ही मन ढेर सारी गालियां वेदांत को दिए जा रही थी। वेदांत ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। वेदांत जब प्रिया का हाथ पकड़ होटल से बाहर आ रहा था तभी किसी की नज़र उस पर पड़ी, और वो कोई और नहीं रुद्र और रणवीर थे, जो अभी कुछ देर पहले ही मीटिंग खत्म कर बाहर आ रहे थे। रणवीर ने रुद्र से कहा, ये वेदांत के साथ माही की दोस्त प्रिया ही थी ना? रुद्र ने भी बाहर की तरफ देखकर कहा, हाँ, लग तो वही रही थी। फिर रुद्र ने हंसते हुए कहा, लगता है वेदांत ने भी अपने लिए लड़की ढूंढ ही ली। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों ही होटल से बाहर निकल गए। रात के 9 बजे माही अपने रूम की बालकोनी में झूले पर बैठी आसमान को निहार रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शायद थोड़ी देर में बारिश होने वाली थी। मौसम काफी सुहावना था, पर माही तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे रह रहकर बार बार रणवीर का ख्याल ही आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, समझ नहीं आता, जब रणवीर सामने होते हैं तो उनसे डर लगता है, और अब जब वो दूर हैं तो मन क्यों बेचैन हो रहा है। फिर उसे रणवीर का किस करना, उसे परेशान करना, अपनी बाहों में भरना, उस पर हर वक्त अपना हक जताना सब याद आ रहा था। इसी के साथ उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे जहन में रणवीर का हैंडसम सा चेहरा आ गया। पूरा दिन तो वो अपने बाबा और परिवार वालों के साथ रही। अब डिनर करके जब वो रूम में आई तो उसे रणवीर की याद ने घेर लिया। वो ऐसे ही आंखें बंद किए बैठी थी कि तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंद आकर गिरी। फिर धीरे बूंदों का गिरना बढ़ गया। माही ऐसे ही आंखें बंद किए उन सभी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अब उसकी स्माइल भी पहले से ज्यादा बड़ी हो गई। मौसमेश है, तू एक कहानी बन के आ, मेरे रूह को भिगो दें जो तू वो पानी बन के आ। इस बारिश के मौसम में अजीब सी कशिश है, न चाहते हुए भी कोई शिद्दत से याद आता है। उनकी यादों की बूंदें बरसी जो फिर से जिंदगी की मिट्टी महकने लगी है। न जाने क्यों अभी आपकी याद आ गई। मौसम क्या बदला, बरसात भी आ गई। मैंने छुकर देखा बूंदों को तो हर बूंद में आपकी तस्वीर नजर आ गई। कपूर मैंशन। रणवीर अभी कुछ देर पहले ही कपूर मैंशन में आया था। उसने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसे आज अपना रूम बड़ा ही खाली खाली लग रहा था। उसने अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर रखा और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। समीरा ने रणवीर को मैंशन में आते हुए देख लिया था। वो जानती थी कि माही 2 दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है, इसलिए उसने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का सोचा। उसने एक मैड को ब्लैक कॉफी बनाने का ऑर्डर दिया और अपने रूम में चली गई। रणवीर शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक व्हाइट टॉवल को अपनी कमर पर लपेटा हुआ था और दूसरे टॉवल से अपने गीले बालों की पोंछ रहा था। उसकी परफेक्ट मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें उसे और भी ज्यादा हॉट लुक दे रही थी। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने टॉवल को सोफे पर फेंका और जाकर डोर ओपन किया। सामने समीरा एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहने और हाथ में कॉफी की ट्रे पकड़े हुए खड़ी थी। इस वक्त उसने काफी भड़कीला मेकअप किया हुआ था। कुल मिलाकर वो काफी हॉट लग रही थी। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और पूछा, समीरा, तुम इस वक्त यहाँ? समीरा ने काफी इनोसेंट सा फेस बनाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। कहते हुए ही वो अंदर आ गई।
रणवीर मिरर के सामने खड़े होकर अपने हेयर ड्रायर करते हुए बोला, ठीक है, कॉफ़ी टेबल पर रख दो और जाओ यहाँ से। समीरा ने कॉफ़ी को टेबल पर रखा और रणवीर के करीब जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। रणवीर समीरा के इस मूव से चौंक गया। उसे समीरा का यूं करीब आना अच्छा नहीं लगा। उसने समीरा को दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। समीरा भी कहाँ हार मानने वाली थी। इस बार उसने रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रणवीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है?